हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट रेलवे स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको विभागीय परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है और उस जानकारी से आपकी जो तैयारी है डिपार्टमेंटल एग्जाम की वो बहुत इम्प्रूव हो गई होगी, यह मैं आशा करता हूं। दोस्तों, इसी प्रकरण में मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जो टॉपिक हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। और दोस्तों, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आते ही आते हैं। दोस्तों, लीव रूल जो टॉपिक है, हर एक एग्जाम में आपको 1 से 2 प्रश्न दे के जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो LAP, जिसकी फुल फॉर्म भी कभी पूछ ली जाती है, तो वो होती है लीव ऑन एवरेज पे। दोस्तों, जो रेलवे एम्प्लॉय होता है वो उसकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो 30 डेज की होती है। एक साल में 30 डेज उसको LAP दी जाती है। और ये किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है? अगर टोटल हमारे महीने 12 हैं और ये 2.5 के रेट से आपको पर मंथ मिलती है, तो अगर अपन 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 डेज आ जाएगा। ये इसकी जो क्रेडिट रेट है वो है। दोस्तों, ये 2 इंस्टॉलमेंट में हमको दी जाती है। 15 डेज जनवरी को हमारे उसमें ये क्रेडिट हो जाती है LAP अकाउंट में, और ऐसे ही 1 जुलाई को ये हमारे उसमें 15 डेज क्रेडिट कर दी जाती है। दोस्तों, ये जब ये यहाँ पे ये 2.5 पर मंथ जो मिलती है, ये इस केस में देखा जाता है कि अगर कोई एम्प्लॉय है जो बीच में जिसने ज्वाइन किया है, जैसे कि अगर अप्रैल में ज्वाइन कर लिया, तो उसको अप्रैल से लेकर जुलाई तक जो 6 मंथ का पीरियड रहता है, उस पीरियड तक उसको 2.5 के रेट से काउंट दी जाएगी और उसके बाद उसको एडवांस में क्रेडिट की जाती है। तो ये केवल जो क्रेडिट रेट है इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट, उस केस में हम ये 2.5 पर मंथ के हिसाब से ये क्रेडिट होती है। और जब एम्प्लॉय रेगुलर एम्प्लॉय होता है तो उसको एडवांस में 2 इंस्टॉलमेंट में, जैसे कि हमने बताया, वो क्रेडिट कर दी जाती है। दोस्तों, ये तो सबको पता ही रहता है कि हमको मिलना क्या है, लेकिन हमारे हाथ से जाता क्या है वो हमको पता नहीं होता है। तो दोस्तों, ये कम भी हो जाती है। इन केस बहुत सारे एम्प्लॉय की समस्या होती है कि सर मेरी LAP तो पहले इतने थी लेकिन ये कम कैसे हो गई। तो उस केस में होता है कि जब आप अगर किसी भी वजह से अनऑथराइज एब्सेंट है, या सस्पेंशन पीरियड में, या फिर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले ली, 3 केस इसके बनते हैं। पहला केस, अगर आप अनऑथराइज एब्सेंट है, सस्पेंशन में है, या फिर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले ली है, अगर इस किसी भी रेट से, तो उस केस में 1:10 मतलब कि अगर 10 दिन आप एब्सेंट है तो उस में आपकी 1 दिन की LAP आपके LAP अकाउंट से काट ली जाएगी। ये इसकी डिडक्शन रेट है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो अपन मैक्सिमम एट ए टाइम जो सेंशन की इसकी जो पीरियड दिया हुआ है, एक टाइम में हम केवल 180 डेज हैं, वही केवल सेंशन करवा सकते हैं। और अगर हम आगे बात करें तो अगर इसको एक्युमुलेशन मतलब कि कितनी ये इकट्ठा हम कर सकते हैं, तो ये हम इकट्ठा कर सकते हैं पूरी सर्विस में 300। और ये पहले ये रूल नहीं था, लेकिन 1 जुलाई 1997 के बाद ये मैक्सिमम जो एक्युमुलेशन की रेट यहाँ पे अप्लाई कर दी थी। और उसके बाद अगर मान ले किसी केस में ऐसा होता है कि 300 आपके पास हो गई है, तो जो 15 डेज आपको 300 के बाद मिलती है उनको अलग से रखा जाता है। तो आप अगर वो 15 डेज ले लेते हैं तो उसके बाद भी आपके पास 300 एक्युमुलेट रहती है। आगे चलते हैं। दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो इसको किसी भी CL के साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता। जो LAP है उसको हम CL के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। कब इन केस ऐसा हम नहीं कर सकते, पहले अपने LAP ले ली 2 दिन की और उसके बाद 2 दिन की CL ले सकती है। अगर आपने LAP ली है तो कंटिन्यूस LAP लेनी पड़ेगी, और उसके बाद आप CL अप्लाई नहीं कर सकते, ना तो पहले ना बाद में। और अगर इन केस ऐसा होता है कि अगर एम्प्लॉय है, उसने 2 दिन की LAP ली और उसके बाद उसका रेस्ट आया, 3 दिन की LAP ली जिसमें 2 दिन तो उसने पहले ले ली, बीच में रेस्ट आ गया और एक बाद में आ गया, तो उस केस में तो आपको 3 LAP नहीं 4 LAP लेनी पड़ेगी। क्योंकि होता क्या है कि जो इसमें इन बिटवीन बीच में अगर कोई रेस्ट आता है, वीकली हॉलीडे आता है, या NH आता है, तो
किया जाता है, वो उसकी जगह आप का एक LAP का आपका यहाँ पे डिडक्शन होगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं अगली लीव रूल्स को। जो LAP होती है उसके साथ साथ हमको बेनिफिट ये दिया जाता है कि हम इसको एनकेसमेंट करवा सकते हैं। तो ये एनकेसमेंट का रूल क्या रहता है वो देख लेते हैं हम। जो रेलवे एम्प्लॉय होता है एक टाइम में 10 डेज की LAP के एनकेसमेंट करवा सकता है, और इसकी जो शर्तें होती हैं, ये शर्तें मैं आपको बता दूं कि पहले आपको कोई भी रेलवे पास या PTO लेना होगा, और ये केवल लेना ही लेना नहीं होगा, आपको इसमें ट्रेवल रिजर्वेशन करवाना होगा आने और जाने का। उस केस में आपको ये तब जाके ये एनकेसमेंट करवाया जा सकता है। और एनकेसमेंट कितने के लिए जो कंडीशन रहती है, वो पहली कंडीशन ये है कि जब आप 10 दिन का LAP एनकेसमेंट करवा रहे हो तो उस केस में आपके पास कम से कम 30 डेज LAP उसके बाहर आपके अकाउंट में बचनी चाहिए। और अगर कोई एम्प्लॉय का कंपल्सरी रिटायरमेंट है और या फिर पनिशमेंट में है, या जिसके कारण उसकी पेंशन में अगर कटौती होती है, तो उस एम्प्लॉय को ये एनकेसमेंट नहीं करवा सकता। जो एम्प्लॉय होता है उसको 2 ईयर इसके साथ साथ एक ब्लॉक पीरियड दिया होता है। वहां पे उस ब्लॉक पीरियड से ब्लॉक पीरियड के बीच में आप एक बार ही LAP एनकेसमेंट करवा सकते हो। और जो एम्प्लॉय है उसको 1 दिन का लीव डिडक्शन इसमें होता है। द एम्प्लॉय मस्ट हैव अवेल एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ LAP एट द सेम टाइम। अगर आगे बात करें तो जो एंटायर सर्विस होती है इसमें अपन उसमें 60 डेज से ज्यादा आप LAP सेंशन नहीं करवा सकते। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आप 6 बार से ज्यादा LAP कभी सेंशन करवा नहीं सकते हैं। और जो LAP है उसमें आपको जो पैसा मिलता है उसमें आपकी जो बेसिक पे प्लस ग्रेड पे और DA दोनों को मिलाकर जो मैक्सिमम 10 डेज जो भी आता है 30 डेज डिवाइड करने पर वो आपको यहाँ पर पैसा मिलता है। और इसमें आपको HRA और ट्रेवलिंग अलाउंस है वो नहीं मिलता है। तो जो LAP होती है उसको हम एनकेसमेंट करवा सकते हैं पूरी साल, उसमें पूरी अपनी सर्विस में 6 बार, और एक बार में 10 दिन होती है। और कंडीशन रहती है कि आपको 30 दिन की LAP आपके अकाउंट में बैलेंस हो। और जो ब्लॉक पीरियड दिया हुआ होता है लगभग 2 साल का, उस पीरियड में आप एक बार सेंशन करवा सकते हो। तो चलते हैं और देखते हैं अगले लीव रूल को। दोस्तों ये लीव रूल LHAP जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है लीव ऑन हाफ एवरेज पे। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है क्योंकि ये फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है। अगर एम्प्लॉय की एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो 20 डेज है वो आपको एक साल में 20 डेज LHAP मिलती है। और जो इसकी क्रेडिट रेट होती है अगर 12 × 5/3 तो ये 20 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हर मंथ आपको जो LHAP मिलेगी वो 5/3 की रेट से मिलेगी। और जो एम्प्लॉय अगर रेगुलर एम्प्लॉय है तो उस केस में 2 इंस्टॉलमेंट में आपको मिलती है, 1 जनवरी को 10 और 1 जुलाई को 10। जैसे हमने LAP की बात की थी 1 जुलाई को 15 और 1 जनवरी को 15। 1 जनवरी को यहाँ पे जो 10 वहां पे 30 थी तो वहां 15 को 2 इंस्टॉलमेंट थे LAP में, और अगर LHAP में यहाँ 10 के 2 इंस्टॉलमेंट है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय मिडिल में अगर किसी का अपॉइंटमेंट मिडिल ऑफ द ईयर उसमें अपॉइंटमेंट हुआ है या रिटायरमेंट बीच में होता है तो उस केस में 5/3 की रेट से उसके अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। ये तो हमको सबको पता ही रहता है कि क्रेडिट, लेकिन जो डिडक्शन होता है 1/18 अगर कोई एम्प्लॉय 18 दिन एब्सेंट है तो उस केस में आपकी 1 दिन LHAP काट ली जाती है। और जैसे कि हमने LAP में बात करी एक्युमुलेशन की, तो इसमें एक्युमुलेशन की कोई भी सीमा नहीं है, कितना भी आप एक्युमुलेट कर सकते हो, अनलिमिटेड एक्युमुलेशन। आगे बात करते हैं। और इस पीरियड में जो सैलरी आपको जो दी जाती है वो हाफ सैलरी दी जाती है, लेकिन जो LAP रहती है उसमें आपको फुल सैलरी का पेमेंट किया जाता है। वैसे तो जो अगर हम देखें LHAP होती है उसका कोई भी एनकेसमेंट हम नहीं करवा सकते, लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर जैसे आपके पास
300 जो LAP हम करवा सकते थे लास्ट में जो हमको इसका पैसा मिलता है 300 LAP का, अगर 300 से कम है तो उस केस में हम उसमें जो बचा हुआ पीरियड, डिफरेंस ऑफ पीरियड, अगर 300 जैसे 200 हमारे पास है तो 100 उसमें LHAP जोड़ दी जाएगी। लेकिन जो पैसा आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप 200 तो उधर हैं और 200 LAP हैं, 200 LHAP जोड़ लेते हैं जिससे कि पूरा 300 दिन का पैसा मिल जाएगा। ऐसा आपको नहीं होता है, क्योंकि इस जो रूल दिया हुआ है उस रूल में अगर 200 आपके पास LAP है तो 200 LAP का आपको पैसा मिलेगा प्लस 100 LHAP, मतलब कि 100 LHAP मिला के मतलब हाफ रेट होती है तो 50 दिन, मतलब 250 दिन का पैसा आपको मिलेगा। तो चलते हैं आगे की। दोस्तों जो LAP होती है, ये LHAP होती है मोस्टली हम जो अगर कोई सिक होते हैं उस टाइम पर इसको सिक सर्टिफिकेट जब दिया जाता है तो इसको जो कन्वर्ट किया जाता है कम्यूटेट के करके इसके डबल, जैसे कि आप 15 दिन अगर सिक रहे तो 30 LHAP आपके कट के आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा। इसको कम्यूटेटेड किया जाता है। तो आजकल जो HRMS में दिया हुआ है, अगर आप सिक किए हो उस केस में LHAP नहीं लगाकर आपको कम्यूटेटेड लीव लगानी, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपके डबल ऑफ द जितनी सिक आपने की है उससे डबल आपकी LHAP कट जाएगी। और जो मैक्सिमम सेंशन इसको करवा जा सकता है एक टाइम में वो 24 मंथ से, जैसे कि उस केस में 180 डेज था LAP के केस में। तो चलते हैं और देखते हैं अगले रूल को। जो CL है इसका फुल फॉर्म कैजुअल लीव होता है और ये एम्प्लॉय कोशिश करता है कि इसको हम सबसे लास्ट में ले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस इसको ऑफिसर कभी मना नहीं किया जाता, क्योंकि इसको आप जो सेंशन करवाते हो वो आप ड्यूटी पहले अवेल कर सकते हो, मतलब छुट्टी पहले अवेल कर सकते हो, उसके बाद ये सेंशन करवा सकते हो। लेकिन इन LAP और जो LHAP होती है उस केस में ऐसा नहीं होता है, पहले आपको सेंशन करवानी होती है, सिक में बाद में करवाते हैं, लेकिन जो LAP होती है उसको हम पहले सेंशन करवाते हैं फिर छुट्टी अवेल करते हैं। और इस केस में भी आपको CL के केस में भी फुल सैलरी मिलती है। और एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो जो एम्प्लॉई अगर पब्लिक हॉलीडे NH जिनको सबको मिलता है, और मोस्टली मतलब कि जो DRM ऑफिस में रहते हैं, जो ऑफिस वर्क करते हैं, उनको 8 दिन की LAP 8 दिन की CL मिलती है। और आप सोच रहे हो कि उनको 2 दिन का नुकसान होगा, लेकिन नुकसान नहीं होता, उनको 2 दिन के RH मिलता है, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मिलता है 2 दिन का। और जो अदर एम्प्लॉय होते हैं जो NH वो अवेल नहीं करते हैं तो उनको 10 दिन का मतलब कि जो CL दी जाती है। अगर कोई एम्प्लॉय फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसको 4 दिन की एक्स्ट्रा CL दी जाती है। ये एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इनको ध्यान रखना होगा। एक पॉइंट जो यहाँ पे लिया गया है वो पिछली एग्जाम को एग्जाम ओरिएंटेड है। एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी लाइन से कोई भी प्रश्न बन सकता है। तो जो CL है, CL को किसी कंबाइंड विद यानी किसी भी लीव के साथ कंबाइंड नहीं किया जा सकता। और हमने देखा था कि LAP और LHAP के केस में वो एक्युमुलेट होती जाती है, अगर आपने इस साल नहीं ली तो आपके अकाउंट में अगले साल वो जुड़ती चली जाती है। लेकिन CL के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने 1 जनवरी और 31 दिसंबर के बीच में अगर आपने इनको नहीं लिया तो ये लैप्स हो जाती है, अगले साल फिर नहीं आपको 10 CL मिलती है। और एक डाउट जो एम्प्लॉय का सबसे बड़ा रहता है कि सर मैंने ज्वाइन किया है दिसंबर में, तो आप अगर 31 दिसंबर को भी ज्वाइन करते हैं तो भी उस केस में भी आपको 10 डेज की CL आपको बशर्ते आप यूज नहीं कर पाओ। तो आप चाहे 1 जनवरी को ज्वाइन करो चाहे आप लास्ट में ज्वाइन करो दिसंबर में, आपको 10 डेज का CL एक साथ में क्रेडिट होता है। और जो कहा जाता है ट्रेनिंग में कि ट्रेनिंग में CL नहीं दिया जाता, वो बिल्कुल आपको छुट्टी नहीं देने के बहाने होते। बाकी 10 डेज की जो CL है वो आपको क्रेडिट होती है मिडिल ऑफ द ईयर। अगर आप मिडिल में भी ज्वाइन करते हैं या लास्ट में जो दिसंबर में भी ज्वाइन करते हैं, उस केस में भी आपको 10 दिन का जो CL रहता है वो भी मिलता है। और अगर आपका रिटायरमेंट मान लो फरवरी में, मार्च में, मई में है, तो उस केस में भी आपको 10 दिन का CL मिलता है। अगर आप नहीं लोगे तो आपका 10 दिन का लॉस हो जाएगा, बशर्ते कि आपको पहले CL अवेल करनी चाहिए इन केस ऑफ आपका रिटायरमेंट हुआ हो या लास्ट में आपका जो अगर ज्वाइनिंग हुआ हो। तो चलते हैं और देखते हैं अगले रूल को।
दोस्तों जो अगर इसी सीएल की अगर बात करें हम थोड़ा सा इसको कभी कभार प्रश्न बन जाता है कि 8 डेज की, अगर 8 डेज की बात करें तो मैंने जैसे कि बताया कि जो ऑल रेलवे सर्वेंट वर्कशॉप स्टाफ होता है, जो जो पब्लिक हॉलीडे जो भी अवेल करता है उसको 8 दिन की मिलती है। डिविजनल और असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनको भी 8 डेज की मिलती है। अप्रेंटिस मैकेनिक्स, ट्रेड अप्रेंटिस, ट्रेनीज और अदर अप्रेंटिस जो कि 1968 के अंतर्गत नहीं आते उनको भी ये 8 दिन की सीएल मिलती है। और जो रेलवे एम्प्लॉय पब्लिक हॉलीडे है वो अगर अवेल नहीं करते उस केस में 10 दिन की मिलती है। आर्टिसन या कोई भी अदर स्टाफ होता है जो उन जो मतलब कि जिनको वो कन्वर्ट नहीं करवा सकता सीएल पेड हॉलीडे में, हॉलीडे मतलब जो अवेल नहीं करता उसको भी 10 दिन की मिलती है। कैजुअल लेबर जिनने अगर टेम्परेरी स्टेटस अगर अब उनको मिल गया है तो उसको भी 10 दिन की ये मिलती सीएल दी जाती है। और 13 दिन की जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे वाले हैं उनको 13 डेज की ये सीएल दी जाती है। और हमने अभी बात की थी कि जो एडिशनल 4 डेज फ्रॉम द 4 डेज इन फॉर्म ऑफ स्पेशल सीएल इज ग्रांटेड टू एम्प्लॉय विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी वाले होते हैं उनको 4 दिन की एक्स्ट्रा दी जाती है। हमने बात की अगर तो जो अगर आपको 8 दिन की मिलती है तो उनको 12 दिन की अगर मिलेगी। चलते हैं और देखते हैं अगले स्पेशल कैजुअल लीव। दोस्तों ये स्पेशल कैजुअल लीव है या तो स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी रहते हैं उनको मिलती है, स्काउट कोटा के स्काउट गाइड्स को मिलती है, टेरिटरी आर्मी और जो सेंट जो एम्बुलेंस अटेंडिंग कैंप रैली अटेंड करते हैं उनको मिलती है। या फिर अगर कोई एम्प्लॉय स्पोर्ट पर्सन हमने बात कर ही ली, अगर टूर्नामेंट या कोचिंग कैंप में जाता है तो और कोई ऑफिस बियरर है रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन का, तो अगर वो पीएनएम, जेडआरयूसीसी, जेसीएम, एग्जीक्यूटिव कमेटी ये अगर अटेंड करता है, उनकी मीटिंग्स अटेंड करता है तो उस केस में भी ये सीएल मिलती है। और अगर कोई डिफेंस काउंसलर है, एज ए डिफेंस काउंसलर अगर वर्क कर रहा है डीआर इंक्वायरी में, उसको भी ये स्पेशल सीएल दी जाती है। ये जो मैनेजिंग कमेटी ऑफ एम्प्लॉय जो होते हैं, मैनेजिंग कमेटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टोर्स, कैंटीन, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर अटेंडिंग मीटिंग, उस केस में भी इनको ये दी जाती है। और दोस्तों अगर जैसे कि कोरोना आया और उसमें कर्फ्यू लग जाता है, बाढ़ आ जाती है, उस केस में भी एससीएल सबको दी जाती है। एससीएल हमको देखा था कोरोना पीरियड में बहुत सारी एससीएल लोगों को दी गई थी। और इस केस में आपको सैलरी, फुल सैलरी मिलती है। और एक बात करें, इलेक्शन की टाइम पे भी एससीएल दी जाती है, लेकिन एससीएल कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव। एससीएल को किसी भी लीव के साथ कंबाइंड नहीं किया जा सकता। चलते हैं और देखते हैं अगले रूल को। दोस्तों अगर हम स्टडी लीव की बात करें तो ये अगर आपकी सर्विस 5 साल की कंप्लीट हो गई है उस केस में आपको दी जाती है। और इसमें हायर अथॉरिटी ये देखता है कि जो एससीएल है, सॉरी स्टडी लीव है, वो स्टडी लीव में होता क्या है कि अगर इससे रेलवे को फायदा होता है उस स्टडी से तो उस केस में ही आपको दी जाएगी, वरना ये आपको नहीं दी जाएगी, तो उसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दूसरी कंडीशन क्या रहती है कि अगर आपने ये लीव आपको सैंक्शन हो गई तो आपको ये जो लीव का पीरियड कंप्लीट होने के बाद कम से कम 3 साल रेलवे में सर्विस करनी ही करनी है। और जो अगर इसके एलिजिबिलिटी और सैंक्शन की बात करें तो शुरू में जब इनिशियली आपको ये 12 महीने की दी जाती है, लेकिन इसको 24 मंथ तक एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन जो रेलवे डॉक्टर है उसके लिए ये 36 मंथ की, इनको 12 महीने का ज्यादा पीरियड दिया जाता है। और इस केस में जो लीव आपके अकाउंट से कोई भी लीव डिडक्ट नहीं होगी और फुल सैलरी आपको लीव पीरियड में मिलेगी। लेकिन अगर आपको स्टाइफंड और स्कॉलरशिप वही मिलती है तो वहां वो डिडक्ट करके। यह लीव अगर आपने ली है तो आपको सक्सेसफुली उस कोर्स को कंप्लीट करना होगा और पास का सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। अगर आपने उस एग्जाम में अगर आप पास नहीं हुए तो आपको जो जितनी भी सैलरी दी गई है वो वापस रिफंड करनी होगी। तो जो स्टडी लीव है उसको अदर लीव के साथ भी कंबाइंड किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो पीरियड है उसको 28 मंथ्स नॉर्मल केस में
28 मंथ से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता, लेकिन इन केस ऑफ डॉक्टर पीएचडी अगर करते हैं तो 36 मंथ तक इसको दिया जा सकता है। एलएनडी की बात करें, लीव नॉट ड्यू, तो एलएनडी जो लीव नॉट ड्यू है, इसकी अगर हम बात करें तो ये उस केस में दी जाती है जब एलएपी और एलएचएपी दोनों ही आपके पास नहीं रही हो, मतलब बिल्कुल जीरो आपके अकाउंट में हो, और ये लीव मेडिकल सर्टिफिकेट के उस पर दी जाती है, और जो अपनी जो सर्विस है उसमें टोटल 360 डेज की आप एलएनडी लीव नॉट ड्यू अवेल कर सकते हो ओनली। और इस पीरियड में जो आपको जो सैलरी मिलेगी वो हाफ सैलरी दी जाती है, और इसको आप लोन कह सकते हो, लाइक ओवरड्राफ्ट ऑफ एलएचपी, क्योंकि ये आपको एडवांस में क्रेडिट की जाती है और ये आशा करके दी जाती है कि आप जैसे ही सही होकर रेलवे में दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन करोगे तो उसके बाद ये आप अर्न करोगे तो आपके एलएचपी अकाउंट से वापस से काट ली जाएगी। और इसको एलएपी और एलएचपी पहले अगर आपने ले रखी हो तो उसके साथ कंबाइंड करके आगे कंटिन्यूस में लिया जा सकता है। देखते हैं दोस्तों अगले रूल को। मैटरनिटी लीव बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, आपको इसमें को बहुत ही ध्यान से देखना है। पहली बात अगर करें मैटरनिटी लीव की, तो ये सबसे पहले जो दी जाती है ये फीमेल एम्प्लॉय, जो फीमेल एम्प्लॉय रहती है उनको ये दी जाती है। और ये मैटरनिटी लीव है प्रेगनेंसी में, मिसकैरेज में, अबॉर्शन, 3 केस में ये दी जा सकती है, प्रेगनेंसी, मिसकैरेज और अबॉर्शन। मैटरनिटी लीव फॉर प्रेगनेंसी ये 180 डेज आपको दी जाती है फीमेल एम्प्लॉय को। और जब अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई करती है तो उसके 2 से कम बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चे तक ही ये मैटरनिटी लीव दी जाती है। लेकिन मिसकैरेज के केस में ऐसा नहीं है, 45 डेज की सैंक्शन की जाती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जो नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन केस ऑफ मिसकैरेज, लेकिन जो मिसकैरेज के केस में दी जाती है वो 45 डेज, और जो नॉर्मल केस में जो प्रेगनेंसी के केस में दी जा सकती है वो 180 डेज। दोनों चीजों को आप क्लियर रखें। और ये डायरेक्ट नहीं दी जा सकती, जो मेडिकल सर्टिफिकेट अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तो उस केस में ही ये आपको दी जाती है। मैटरनिटी के जो लीव है उस केस में आपको जो सैलरी पूरी मिलेगी और आपके अकाउंट से और कोई भी लीव डिडक्ट नहीं होगी। और इसको कंबाइंड भी किया जा सकता है दूसरी लीव के साथ, इंक्लूडिंग 60 डेज एलएनडी। एलएनडी हमने आपको बताया था कि लीव नॉट ड्यू, अगर आपके पास एलएपी नहीं है, एलएचएपी नहीं है, तो उस केस में आपको 60 दिन की एलएनडी भी आप इसमें ऐड कर दो, तब भी उसके बाद 2 साल से ज्यादा ले नहीं सकते। तो एक बार में जो मैटरनिटी लीव है उसको 2 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, 180 डेज की प्रेगनेंसी के केस में और 45 डेज की मिसकैरेज और अबॉर्शन के केस में दी जाती है। दोस्तों देखते हैं अगली लीव को, सीसीएल, जिसको हम चाइल्ड केयर लीव कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लीव है। ये केवल हमको, अगर किसी को मैं क्लियर कर दूं कि ये कोई सोच रहा होगा सीसीएल मतलब केवल फीमेल एम्प्लॉय को दिया जाता है, ये फीमेल को नहीं, ये मेल एम्प्लॉय को दिया जा सकता है इन केस ऑफ अगर जो मेल एम्प्लॉय है वो सिंगल हो। और जो मैक्सिमम सीसीएल दी जा सकती है पूरी इंटायर सर्विस में वो 730 डेज, मतलब 2 ईयर्स अगर हम कहे 365 और 365 2 बार अगर को मल्टीप्लाई करें मतलब 2 साल तक ये दी जा सकती है। सीसीएल है वो 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चाइल्ड, मतलब 2 जीवित बच्चों जो बड़े के लिए दी जा सके, 2 के बाद आपको ये नहीं दी जाती। और जो सीसीएल है वो आप जब तक आपके बच्चे 18 साल का नहीं हो जाता उस एज तक आपको दी जाती है। लेकिन इन केस ऑफ अगर जो पूछा जाता है एग्जाम में डिसेबल, उस केस में कोई भी लिमिट नहीं है, ये आप क्लियर कर ले यहीं पर। अगर चाइल्ड डिसेबल है उस केस में कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन अगर जो बच्चा है वो अगर 18 साल नॉर्मल केस में 18 की एज अगर उसकी हो गई तो उसके बाद आपको नहीं दी जाएगी। इस केस में भी आपको जो सैलरी की अगर बात करें, कोई अदर लीव आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होगी। और सैलरी की बात करें, जो फर्स्ट 365 डेज होते हैं
उस केस में आपको फुल सैलरी का पेमेंट किया जाता है। लेकिन नेक्स्ट 365 डेज में आपको फुल सैलरी नहीं मिलके 80% ऑफ सैलरी, मतलब जो भी टोटल आपको सैलरी मिलती है उसका 80% सैलरी आपको मिलेगी। और अगर इन बिटवीन CCL आपने ली है और कोई हॉलीडे आता है तो वो आपको CCL ही काउंट किया जाएगा, CCL ही आपकी डिडक्ट होगी। और जो यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है वो है, आपको क्लियर कर दूं कि CCL जो है आप साल में 3 बार ही ले सकते हो, लेकिन एक कंडीशन और है, अगर सिंगल फीमेल एम्प्लॉय है तो ये 6 बार भी ली जा सकती है। लेकिन अगर CCL में अगर कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं करे एग्जामिनर तो आप CCL 3 टाइम्स ही जो आंसर सही होगा। लेकिन अगर उसमें मेंशन कर दिया जाए कि अगर सिंगल फीमेल एम्प्लॉय है तो उस केस में 6 टाइम इन ए ईयर हो जाती है, एक साल में 6 बार तक। और जो CCL का जो कंफ्यूजन जो किसी को रहता है यहाँ पे दूसरे केस में कि 10 दिन से 15 दिन से कम नहीं ले सकते, नहीं, इसका एक लेटर है, आपको अगर जरूरत होगी तो मैं लेटर भी शेयर कर दूंगा। लेकिन जो CCL है वो आप 5 दिन से एक स्पेल में कम, मिनिमम 5 दिन की सेंशन कर सकते हो। और दूसरी बात करें, अगर ये इस केस में आपको क्या है कि ये आपका राइट नहीं है, आपको ये पहले सेंशन करवानी होती है, उसके बाद आपको लीव पर जाना है। और जो CCL है किसी के साथ भी कंबाइन की जा सकती है, लेकिन आप इसको 1 साल से ज़्यादा ले नहीं सकते। दोस्तों चलते हैं और देखते हैं अगले लीव रूल को। तो जो लीव रूल है पैटर्निटी लीव रूल, इस लीव रूल की बात करें तो जो PL है वो केवल और केवल मेल एम्प्लॉय को दी जा सकती है। एम्प्लॉय शुड हैव लेस देन 2 सर्वाइविंग चाइल्ड, इसमें आपसे खुद जब एप्लीकेशन HRMS में अप्लाई करते हो तो उसमें सर्टिफाई करना होता है खुद को कि मैंने ये जो पहले चाइल्ड के लिए अवेल कर ली है और ये दूसरे चाइल्ड के लिए अवेल कर रहा हूं। तो मतलब, और जो पहला अगर जो सर्वाइविंग चाइल्ड, यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, सर्वाइविंग चाइल्ड, ऐसा नहीं है कि 2 बच्चे तक, 2 सर्वाइविंग मतलब 2 जीवित बच्चों के लिए। आगे अगर हम देखें तो जो PL है वो ऐसा नहीं कि अगर आप इस केस में अगर एडॉप्शन करते हैं किसी बच्चे का, 1 साल से कम वाले बच्चे का, तो उस केस में भी PL पैटर्निटी लीव आप ले सकते हो। और अगर PL की हम बात करें तो ये 15 दिन पहले डिलीवरी के और 15 दिन बाद, और डिलीवरी से 6 महीने तक। तो जो टोटल पीरियड की अगर हम बात करें तो ये इसका 6 मंथ नहीं होके 6 + 15 डेज हो जाता है, क्योंकि 15 दिन पहले और 6 मंथ बाद तक इसकी वैलिडिटी रहती है। और अगर 6 मंथ के पीरियड में आप अवेल नहीं करते हो तो ये लैप्स हो जाती है, इससे आपका नुकसान होगा। तो इससे कोशिश करें कि 6 महीने के पीरियड के अंदर आप इसको अवेल कर लें। इस पीरियड में आपको फुल सैलरी दी जाती है और इसको आप किसी भी लीव के साथ कंबाइन कर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।